नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह 3 विषय। पहला, क्या इंडिया अलायंस का असर दिखने लगा है। दूसरा, योगी जी ने किसको रंगमंच का अभिनेता कहा। और तीसरा, मणिपुर में हत्याओं के लिए जिम्मेदार कौन। ये मैं कई बार इस प्रश्न को उठा चुका हूं, लेकिन फिर से मैं अभी भी इस समय जम्मू में हूं और बाहर से कर रहा हूं, तो शायद वीडियो की क्वालिटी और वीडियो की लेंथ थोड़ी छोटी हो सकती है। सबसे पहले बात कर लें जो इंडिया अलायंस का असर दिखने लगा है और वो क्यों कह रहे हैं वो असर दिखने लगा है। इंडिया अलायंस की कल एक बैठक हुई यूपी के रेफरेंस में, उसमें रामगोपाल यादव जी उससे निकल के उन्होंने कहा कि हम हाफवे पहुंच गए हैं, आधा रास्ता तय कर लिया, आधा रास्ता और तय कर लेंगे। दूसरा, आम आदमी पार्टी जो सबसे मुश्किल, देखिए सबसे मुश्किल रास्ते 2 थे इंडिया अलायंस में। कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन मेरे ख्याल में सबसे मुश्किल था, क्योंकि वो कहने को तो हो रहा था कि यूपी में अखिलेश यादव और कांग्रेस की दिक्कत है, पर वहां मोरलेस क्लैश ऑफ इंटरेस्ट नहीं था। जहां तक बात आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का है, इनका क्लैश ऑफ इंटरेस्ट था। क्लैश ऑफ इंटरेस्ट इस तरह से कि दिल्ली में पिछली बार कांग्रेस 7 में से 5 या 6 सीट पे, हाँ 6 सीट पे नंबर 2 रही थी। 7 सीट तो बीजेपी ने जीती थी, 1 सीट पे आम आदमी पार्टी थी। और पंजाब में पिछली बार 2019 के इलेक्शन में कांग्रेस 8 सीटें जीती थी 13 में, और 5 सीट पे नंबर 2 रही थी। अब दोनों जगह स्थिति यह है कि दोनों जगह स्टेट इलेक्शन में आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छा किया। आम आदमी पार्टी की क्लीन स्वीप जैसा है। आम आदमी पार्टी कंसेक्यूटिवली तीसरी बार बहुत जोरदार ढंग से दिल्ली में इलेक्शन जीत के वो कर रही है। म्युनिसिपल इलेक्शन भी जीत लिया है, दिल्ली पे कंट्रोल है। तो मानी हुई बात है कि आम आदमी पार्टी ने जो इनिशियल ऑफर किया है वो कांग्रेस को 3 सीट और 4 सीट पे खुद लड़ने का मन बना रही है। मुझे ऐसा लगता है, और उसके एवज में ये पैकेज डील है कि मुझे हरियाणा में भी कुछ चाहिए, गोवा में भी कुछ चाहिए, गुजरात में भी कुछ चाहिए, और पंजाब तो है ही। मैं इसको इसलिए इस लिहाज से देख रहा हूं कि 1-2 चीजें तो बिल्कुल तय हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया अलायंस में चूंकि सबसे बड़ा पार्टनर कांग्रेस है, तो वो किसी भी स्टेज पे अपने को गेम स्पॉइलर कह लीजिए, या वो ये मैसेज नहीं देना चाहती कि उसकी वजह से ये गठबंधन टूटा या नहीं हो पाया। कांग्रेस जो मेरी जितनी जितनी मेरी समझ है और जैसे मैं एनालाइज कर रहा हूं, कांग्रेस का अगर 1-2 सीटें कम होने पे भी उसको अलायंस करना पड़ेगा तो अलायंस कर लेगी। वो अलग बात है कि उसकी स्टेट लीडरशिप उससे गुस्सा हो जाए। कांग्रेस के स्टेट लीडर से हो सकता है कुछ लोग पलायन करें, क्योंकि बीजेपी तो बैठी हुई है उनके लोगों को लेने के लिए। लेकिन कांग्रेस ओवरऑल एक ये मैसेज बिल्कुल नहीं भेजना चाहेगी कि कांग्रेस अकोमोडेटिव नहीं थी, क्योंकि अभी तक ये मैसेज है ना कि कांग्रेस कितना पाएगी, कांग्रेस अनरीजनेबल होती है, कांग्रेस सीटें ज्यादा ले लेती है, जीत पाती नहीं, इस तरह की मैसेजिंग है। इसका एक बड़ा बात यह था कि पंजाब ज्यादा मुश्किल था। पंजाब ज्यादा मुश्किल यह था कि 8 सीट पे आपके जीते हुए हैं, 5 सीट पे आप सेकंड हैं। आम आदमी पार्टी का 1 सीट, पिछली बार 1 सीट एमपी की जीते थे, जो मान साहब अब ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर हैं। लेकिन वहां पे जो स्टेट इलेक्शन हुए पिछली बार, उसमें जैसे बहुत से मेरे साथियों का कहना है नहीं वो इसलिए हुआ, सिक्कों का जो भी रहा हो, लेकिन ग्राउंड पे तो 92 सीट जीत के आ रहे हैं। वोट तो आदमी ने दिए, वोट तो अब लोग कह रहे हैं नहीं वो सिख अब नहीं चाहते हैं, वो मान को नहीं चाहते, वो कुछ कहें, पर 117 में 92 सीट बहुत बड़ी जीत होती है, वो छोटी मोटी जीत नहीं है। अब 92 सीट जो लेके बैठा हुआ है वो तो आपको ये तो कहेगा नहीं कि नहीं अच्छा 8 सीट तो आप कर लीजिए, 5 में से 2 हम लड़े, वो भी लड़ना चाहेंगे। तो पंजाब के मद्देनजर 2 चीजें आ रही थी। एक रास्ता ये निकल रहा था कि आम आदमी पार्टी नंबर 1 पार्टी है, कांग्रेस नंबर 2 है, अकाली नंबर 3 है, बीजेपी नंबर 4 पार्टी है पंजाब की आज की तारीख में। तो कुछ लोगों का कहना यह था कि ये गठबंधन करके 1 और 2 नंबर की पार्टी चौथी पार्टी को जगह दे रही है, स्पेस दे रही है, इस तरह की भी बात है। कुछ लोगों का कहना था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को आमने सामने लड़ लेना चाहिए 13 सीट पे, क्योंकि उससे कम से कम जो जो विपक्ष का एक स्पेस है वो कोई और नहीं कर पाएगा। काली 1-2 सीटें उसमें जीत जाएंगे, 2 सीटें, पिछली बार 2 सीटें जीत गए थे, इसलिए इस बार वो कर रहे हैं। ये उनका ऐसा मानना था। अब इसमें जो एक चीज इस समय हुई, और वो एक बड़ा इंडिकेशन था, चंडीगढ़ के मेयर का इलेक्शन आ गया।
चंडीगढ़ के मेयर में जो सभासद हम लोग बोलते हैं, जो कॉर्पोरेटर्स होते हैं, चंडीगढ़ में कुल 35 कॉर्पोरेटर हैं। बीजेपी के 14, आम आदमी पार्टी के 13, कांग्रेस के 7 और अकाली दल का 1। मुझे लगता है कि एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट था। अभी 4-5 दिन पहले आपस में सर्वसम्मति से तय हुआ कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साझा उम्मीदवार खड़ा करेगी। आम आदमी पार्टी के व्यक्ति को साझा उम्मीदवार के रूप में पेश किया गया। अब कांग्रेस के अगर 13, आम आदमी पार्टी की 13 सीट, कांग्रेस की 7 सीट, तो मेजोरिटी तो बिल्कुल मतलब 35 सीट में 20 सीट पे आपकी मेजोरिटी, आपने कहीं कोई इधर उधर नहीं। बीजेपी इलेक्शन में बेईमानी के नए मापदंड रोज बनाती है, वो नए नए माइलस्टोन्स क्रिएट करती है। रामपुर के इलेक्शन का आपने देखा ही था, किस तरह से ईवीएम प्राइवेट कारों में रख के ले जा रहे थे, वो आपने देखा ही था। अब उन्होंने एक नया और मापदंड किया। आज इलेक्शन था, इस इलेक्शन में ये कोई आम जनमत का तो होता नहीं है। 35 लोगों को वोट देना होता है, मोरलेस ऑफिशियली होता है, भाई 35 लोग वोटर हैं, 35 लोग आके वोट दे जाएंगे, चले जाएंगे। आज उन्होंने एक नया वो निकाला कि जो हमारा इलेक्शन ऑफिसर है उसकी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए इलेक्शन पोस्टपोन। आपने आज तक कहीं सुना है कि मतलब मेरी याद में इलेक्शन ऑफिसर की तबीयत खराब होने से कहीं पोस्टपोन होते हुए आपने इलेक्शन सुना है? और ये मतलब ये इंपॉर्टेंट इलेक्शन है। अरे क्लब मोहल्ले के इलेक्शन में भी अगर इलेक्शन ऑफिसर की तबीयत खराब होने से इलेक्शन पोस्टपोन नहीं होते हैं। अब हुआ यह है कि अब ये मैनेज किया जाएगा। अब ये जो आम आदमी पार्टी के 13 कॉर्पोरेटर, 7 कांग्रेस के, इनके ऊपर साम दाम दंड भेद, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जो भी जिस भी तरह की एनआईए मालूम नहीं क्या क्या चीजें करके अब इनको दबाव डाला जाएगा कि वो कैसे टूट के आए। वो इलेक्शन पोस्टपोन हो गया। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन है कि इस समय बीजेपी डरी हुई है। वो एक मेयर का इलेक्शन तक भी उसको ये लग रहा है कि अगर हार गए तो सारा जो हमारा खेल जो बना रहे हैं वो खेल बिगड़ता हुआ उसको दिखाई दे रहा है। अब मैं दूसरी बात पे आ जा रहा हूं। दूसरी बात बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे मतलब इसके लिए कोई बहुत समझने की जरूरत नहीं है। मैं आपको पहले, कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने कल एक स्टेटमेंट दिया है, छोटा सा स्टेटमेंट है, वो जरा देख लीजिए। हमें कोई दुविधा नहीं, जो अंदर है जो बाहर है। घर के अंदर जैसा कपड़ा पहनते होंगे वैसे कपड़े पहन के बाहर भी जाते हैं, मंचों पे भी जाते हैं। कहीं जाना हो देश में दुनिया में वही बाना पहनेंगे। ऐसा थोड़े है कि जो है अलग अलग जगह अलग अलग बाना पहन करके लोगों को बेवकूफ बनाए। ये कोई रंगमंच नहीं है। आप योगी जी क्या कह रहे हैं? योगी जी कह रहे हैं भाई जो मैं बाहर पहनता हूं, जो मैं घर में मतलब अंदर पहनता हूं बाहर पहनता हूं, जो कार्यालय। और ये मैं भी देखा हूं, अगर मठ में है तब भी वही पहनते हैं, कार्यालय में है तब भी वही पहनते हैं, घर में तब भी वही पहनते हैं, इनॉग्रेशन में जा रहे हैं तब भी वही पहनते हैं, किसी के अव्वल होने के लिए किसी के उत्सव में जा रहे हैं, किसी जगह चीफ गेस्ट है तब भी वही पहनते हैं, किसी के खराब उसमें जा रहे हैं तब भी वही पहनते हैं। मैंने योगी जी को कोई दूसरा वस्त्र पहने हुए नहीं देखा है। भाई जाड़े में मैक्सिमम होता है कि एक स्वेटर उसी रंग का पहन लेते हैं। योगी जी का ये जो पूरा स्टेटमेंट है, जहां वो कह रहे हैं कि मैं कोई रंगमंच का कलाकार थोड़े ही हूं, और किसके लिए कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं कि अच्छा कि ये लोगों को बेवकूफ बनाने का काम थोड़ी है, ये 4-5 ड्रेस पहनो बदलो। कौन इस देश में 4-5 ड्रेस किसी भी इस तरह के आयोजन में कौन बदलता है? मतलब मुझे भी थोड़ा, ये जब मैंने देखा वीडियो तो मुझे थोड़ा ताज्जुब हुआ था। योगी जी के ऐसे ऐसे मतलब मैंने आज तक नहीं देखा कि योगी जी के मुंह से कोई ऐसा शब्द निकल गया हो जिसका अर्थ हो ना। अगर योगी जी बोल रहे हैं तो सोच समझ के बोल रहे हैं। मैंने इतने दिनों में योगी जी के पिछले मतलब मुख्यमंत्री काल और उसके पहले भी मैंने योगी जी के मुंह से कोई इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देखा कि मैं कहना तो ये चाहता था, मेरा मतलब ये था, ऐसा नहीं है। 4-5 बार अगर कपड़े बदलने की बात कर रहे हैं तो इस देश में एक ही आदमी उस 4-5 बार कपड़े बदलता है एक आयोजन में। मतलब ये जो कपड़े बदलने का एक शौक है या बीमारी है या जो भी है, वो इस देश में केवल एक व्यक्ति को है।
तो उस पे इतना बड़ा स्टेटमेंट अगर योगी जी दे रहे हैं तो उसका एक पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी है। क्या वो कुछ लोग कह रहे हैं, मैं चैलेंज नहीं बोल रहा हूं, वो एक पोजीशन कर दे रहे हैं, वो एक चीज बता दे रहे हैं कि आप कहां खड़े हैं, मैं कहां खड़ा हूं, आप ये हैं। क्योंकि अगर ये स्टेटमेंट आया है, इसके माने बहुत है, ये कोई साधारण स्टेटमेंट नहीं है। तो देखते आगे आले। अच्छा, हो क्या रहा है कि शायद जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर, जिस तरह से दारा सिंह चौहान के पीठ पे हाथ रख के अमित शाह उनको चढ़ाए हुए हैं, तो शायद योगी जी का अपने ढंग से उसका जवाब देना है, तो उन्होंने ये जवाब दे दिया है। जवाब तो आदमी देगा ही ना, कैसे देगा? क्योंकि वहां से दिल्ली में बैठ के आप रोज एक नई कहानी रचते हो कि कैसे इनकी ताकत कम की जाए। फिर कहीं भी कभी बीजेपी के ही सर्किल में, ये मैं अपनी नहीं, बीजेपी के ऑफिस चले, इलेक्शन तक है, इलेक्शन के मामला नहीं साफ है। मतलब ये कौन ये इन अफवाहों को उड़ाता है? बीजेपी की तरफ से क्या आपने एक बार भी ये सुना, एक बार भी किसी ने ये कहा कि ये बिल्कुल निहायत बेबुनियाद बात है, इस तरह का कुछ नहीं किसी ने कहा? तो मुझे ये लगता है कि ये वाला मामला योगी जी का अपने ढंग से एक उस जवाब को, एक उस अमित शाह साहब जो जिस तरह से मतलब दखलंदाजी करने की कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में, उसको एक जवाब है। तीसरी बात जो मणिपुर की है कि हत्याएं कब रुकेंगी, मुझे ये लगता है कि मणिपुर में रोज हत्याएं हो रही है। और हत्या मैं ये बोल रहा हूं कि मतलब चाहे वो पुलिस वाले की हो, मतलब सुरक्षाकर्मी की हो, चाहे वो किसी मैती की हो, कुकी की हो, लेकिन मानव का जान तो जा रही है उस मूवमेंट में। 2 सिक्योरिटी पर्सनल की फिर जान गई। अब उसके एक्सप्लेनेशन अलग अलग है कि मॉब आया था, वो आया था, क्या आया था, कैसे हुआ था, लेकिन वहां अनरेस्ट है। मणिपुर के आप बीजेपी की सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, होम मिनिस्ट्री आपके पास है, सेंट्रल फोर्सेस आपके पास है। आप क्यों नहीं जा रहे हो? आप क्यों नहीं मणिपुर जाके, हम अच्छा छोड़ दीजिए, मोदी जी नहीं जाना चाहते, भाई नहीं जाए, अमित शाह क्यों नहीं जा रहे हैं? अमित शाह वहां जाके इस पे लगाम लगाने की क्यों नहीं कोशिश कर रहे हैं? क्या मणिपुर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? मैं मणिपुर की बात एक बता दूं, जो वहां पे जितने कुछ पत्रकार मित्र गए थे, आपको अगर याद हो, शकील साहब एक जनता का आईना चलते थे, मैं पहले उनका कुछ भी, वो भी पहुंचे हुए हैं मणिपुर, और लोगों से भी बात हुई। मणिपुर में राहुल गांधी की सभा में अभूतपूर्व भीड़ थी, अभूतपूर्व। अब एक मुश्किल क्या होती है जो राहुल गांधी के ऊपर मुझे लगता है कि वो एक प्रेशर पड़ता है, वो शायद हम और आपको रियलाइज करना थोड़ा मुश्किल होता है। राहुल गांधी जब जहां जाते हैं तो वहां उम्मीद जगाते हैं। मैं अभी कश्मीर आया हूं, मतलब मैं देख के अभी मतलब मेरी उनके साथ, अरे मतलब एक्स एमएलए, एक्स एमपी, मालूम नहीं कौन कौन, एक्स एडिशनल एडवोकेट जनरल, कौन कौन आके उसमें बैठे थे। उनका सिर्फ एक ये था, उनको ये लगता था कि शायद कोई व्यक्ति आए जो मैं उनके कुछ एक फोरम है, यूनाइटेड फोरम फॉर पीस या वो है, उन्होंने बुलाया था, मैं वहां गया था अपनी बातचीत करने। लेकिन जिस तरह से लोग आपकी ओर आशा भरी निगाहों से देखते हैं, वही चीज शायद मणिपुर में भी जब राहुल गांधी जाते हैं तो 2 चीजें होती हैं। इस तरह की विजिट जो होती है उसके दो वो हैं। एक तो आप उन लोगों के साथ रूबरू होते हैं, उनकी समस्याएं समझते हैं, और आपको एक आइडिया ऑफ इंडिया को ज्यादा समझने में आसानी हो जाती है। मुझे अपनी समस्याएं कम लगने लगती हैं जब मैं वहां जाके, मैं अपनी समस्याएं जब बोल रहा हूं तो मैं अपने मतलब मीडिया की समस्या हो, चाहे मेरे राज्य की समस्या हो, चाहे मेरी जो पॉलिटिकल इस समय अनस्टेबिलिटी है, आप चले जाइए पंजाब, आप चले जाइए कश्मीर, आपको लगेगा मेरी समस्याएं तो कुछ है नहीं। वो लोग जो सह रहे हैं, जिस डर के माहौल में जी रहे हैं, मतलब ऐसे में आप कैसे, राहुल गांधी गए वहां, अच्छा राहुल गांधी की अभूतपूर्व भीड़ हुई, और जहां जैसा बताया गया कि उन्होंने 2 इनक्लोजर बने थे, एक मैती एक कुकी, वो साथ नहीं बैठ सकते थे, इधर मैती इधर कुकी, लेकिन आए दोनों, क्योंकि आज की तारीख में मैती और कुकी दोनों को ये आशा है कि शायद आज की तारीख में ये कुछ ना कुछ मामला बन जाएगा। तो मेरा सिर्फ कहना यह है कि जो अभी के हालात इस देश में हैं, उस देश में मणिपुर को आप अनअटेंडेड नहीं रख सकते, क्योंकि आप लगातार वहां हत्या, लगातार कोई ऐसा दिन नहीं जा रहा है कि लोग मर नहीं रहे हैं, और आप वहां दिल्ली में बैठे हुए, आप
मैं तो ये साफ कर रहा हूं, आपकी हिम्मत नहीं हो रही वहां जाने की। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि इट इज हाई टाइम, मोदी जी, आप मणिपुर की केवल एक सीट की बात नहीं है, और अमित शाह साहब को यह समझना चाहिए कि आपके वहां न जाने से आपका शायद पोल परफॉर्मेंस यहां पे भी अफेक्टेड होगा, क्योंकि इस पार्टी को और इस नेतृत्व को केवल एक बात समझ में आती है, जब उनको वोट की दिक्कत होती है कि इससे शायद मेरा वोट गड़बड़ हो जाए, तब वो दौड़े दौड़े जाते हैं। तो मुझे लगता है अब ऐसा समय आ चुका है, देश के लोग रेस्टलेस हो रहे हैं, आप मणिपुर में कुछ नहीं कर रहे हैं, रोज लोग मारे जा रहे हैं, तो जल्दी से कुछ करिए, क्योंकि ये हम सब लोगों के एक आइडिया ऑफ इंडिया, एक समृद्ध भारत का पहला कदम होगा, जब वहां के लोगों को रहने में ये लगे, कॉन्फिडेंस हो कि हम एक देश में रह रहे हैं जहां पे हम सुरक्षित हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।